डॉलर के महत्व, मध्यस्थता एवं आवश्यकता को खत्म करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अमेरिका के आर्थिक विश्लेषक जो बात कह रहे हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है, उस तरफ ध्यान देना चाहिए। और इसलिए पूरी दुनिया भर में G7 का दबदबा था, उन्हीं की चलती थी। फिर क्या हुआ, एक ब्रिक्स राष्ट्र सामने आया। मतलब अब जो ब्रिक्स में समाविष्ट देश है उनके पास विश्व की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन थी, आधी से ज्यादा। और जैसे इनकी अर्थव्यवस्था अब सुधर रही है, अर्थव्यवस्था में सुधार, कस्टमर यानी ग्राहक उनके पास, और साथ ही साथ अच्छा करने वाले भी इन्हीं के पास। ये जो आरोप लगाते हैं ना भारत की सरकार चलाने वाली पार्टी पर कि वॉशिंग मशीन बन गए हैं, सच में ऑयल की वॉशिंग मशीन बन गया है भारत, उससे भी भारत पैसे कमा रहा है। ये अगर ट्रंप के साथ हो रहा है तो समझ लीजिएगा भारत अच्छी तरह से जा रहा है। मोदी देश को नंबर 1 की तरफ ले जा रहे हैं। दोस्तों नमस्ते। अमेरिका, भारत और सारे ट्रंप टैरिफ, डॉलर, इस विषय पर हम हिंदी में भी बात कर चुके हैं, मराठी में भी बात कर चुके हैं। डॉलर के महत्व, मध्यस्थता एवं आवश्यकता को खत्म करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और उस कोशिश को पूरे विश्व से उन्हें अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। कैसे? ये बातें, मैं कोई आर्थिक विशेषज्ञ नहीं हूं, मुझे तो ऐसा ज्ञान भी नहीं है कि मैं हर चीज जानता हूं। मुझे कोई पप्पू ने काट नहीं लिया है भैया उसके गुण लगने के लिए कि मुझे हर चीज में ज्ञान है, ऐसा नहीं कहूंगा मैं। लेकिन जो दुनिया भर के आर्थिक विश्लेषक बताते हैं उससे यह पता चलता है, खास करके अमेरिका के आर्थिक विश्लेषक जो बात कह रहे हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है, उस तरफ ध्यान देना चाहिए। देखिए, ऐसी बात है कि पूरा विश्व अब 2 संगठनों में बंट चुका है। यूनाइटेड नेशंस तो है ही है, लेकिन अभी 2 राष्ट्रों की संगठनाओं में बंट चुका है। जैसे पहले हमारे यहां सार्क हुआ करता था, जो एशियाई देशों का संगठन हुआ करता था, और साथ ही साथ G7 नाम का एक सशक्त संगठन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर था। G7 में कौन कौन था? इस G7 में यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका, कनाडा, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली। अब इन देशों की बात की जाए तो ये विश्व के सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था वाले देश थे। मैं उन देशों के नाम आपको बता दिए हैं, आप उनका मैप सामने रखकर देखिए। ये विश्व के सबसे अमीर देशों में एक है और इसलिए पूरी दुनिया भर में G7 का दबदबा था, उन्हीं की चलती थी। फिर क्या हुआ, एक ब्रिक्स राष्ट्र सामने आया, जिस ब्रिक्स में ब्राजील B, रशिया R, इंडिया I, C चाइना और S साउथ अफ्रीका, इन देशों का समावेश हुआ। अब ये तो इतने अच्छे खासे देश नहीं थे, 1-2 अगर अच्छी स्थिति छोड़ दी तो बाकी सारे तो अच्छी अर्थव्यवस्था वाले नहीं थे। लेकिन क्या हुआ, पिछले साल में इस ब्रिक्स में 6 देश और जुड़ गए। मतलब पहले 5 थे, 6 जुड़ गए, 11 हो गए। पिछले 6 माह में इसमें 13 देश और जुड़ गए। अब 11 और 13 संख्या हो गई 24 तक, और जुड़ते चले जा रहे हैं। लगभग ब्रिक्स की संख्या इस माह या इस साल के आखिरी में 30 तक चली जाएगी। ये ब्रिक्स वाले देश जो है वह इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था तो नहीं थे, लेकिन इस देश के पास, इन देशों के पास एक बड़ी बात थी, वो थी पॉपुलेशन।
मतलब अब जो ब्रिक्स में समाविष्ट देश है उनके पास विश्व की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन थी, आधी से ज्यादा। और जैसे इनकी अर्थव्यवस्था अब सुधर रही है, अर्थव्यवस्था में सुधार, कस्टमर यानी ग्राहक उनके पास, और साथ ही साथ अच्छा करने वाले भी इन्हीं के पास। G7 और ब्रिक्स में एक बहुत बड़ा अंतर चला आ रहा था, वह अंतर था मार्केट का, साथ ही साथ ऐसी जनसंख्या जो काम में लग सके, और ब्रिक्स इसी का फायदा उठाती चली गई। रशिया इन लोगों को इन देशों को ऑयल देने लगा। रशिया का ऑयल सबसे सस्ता, और विनियोग का चलन डॉलर नहीं बल्कि रूबल, रुपया में दो या रूबल में दो, ब्राजील की करेंसी में दो या रूबल में दो, चाइना की करेंसी में दो या रूबल में दो। रशिया इन सब को ऑयल सप्लाई कर रहा है। अब रशिया का सप्लाई किया गया ऑयल रिफाइंड कहां होता है? तो रिफाइनरी है भारत की। तो भारत वॉशिंग मशीन बन गया है। ये जो आरोप लगाते हैं ना भारत की सरकार चलाने वाली पार्टी पर कि वॉशिंग मशीन बन गए हैं, सच में ऑयल की वॉशिंग मशीन बन गया है भारत। उससे भी भारत पैसे कमा रहा है। तो डॉलर पर की निर्भरता खत्म हो गई। ऑयल के लिए अमेरिका के लाचार देशों के ऊपर की निर्भरता खत्म हो गई, और अमेरिका अलग थलग पड़ने लगा। ऐसा अलग थलग पड़ने लगा कि रिचर्ड वोल्फ जैसे अमेरिकी इकोनॉमिस्ट अमेरिका यूएस खत्म ऐसी बात कर रहे हैं, और रशिया उभर रहा है, खत्म नहीं हुआ है, ये बता रहे हैं। सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। That if you ask me to tell you what is the biggest reality we now have to face, it's the end of the American empire. What we inherited from the British, because they had the last empire before this one, is now over, and there is zero chance it's coming back. It ought to have been a central issue in the presidential election we just had. Instead, the two candidates and their parties worked overtime to practice denial. No such a thing. सुना? मतलब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, रशिया क्या खत्म हो जाएगा? रशिया के रूबल की कीमत खत्म हो जाएगी? क्या हुई? नहीं। अमेरिका पाकिस्तान का युद्ध होने जा रहा था, उसमें भारत पर पाबंदी लगा देंगे। क्या पाबंदी का परिणाम भारत पर हुआ? नहीं। क्या पहली वाली पाबंदी का परिणाम हुआ था? वह भी नहीं। क्या इजराइल खतरे में आ गया है? वह भी नहीं। मतलब अमेरिका जिन देशों को दिक्कत में लाना चाहता है, उन देशों के ऊपर कुछ भी परिणाम नहीं हो रहा है। ट्रंप बौखलाए हुए है, यहां तक कि उन्हीं के देश के इंडस्ट्रियलिस्ट उनकी नहीं सुन रहे हैं। मतलब आईफोन की फैक्ट्रियां बाहर लग रही है, साथ ही साथ वो कार जो एलन मस्क बनाना चाहते हैं उसकी भारत में एंट्री हो गई है। तो ये सारी चीजें जब हो रही है, तो अमेरिकी लोग अमेरिकी अध्यक्ष को ही क्या पुकार रहे हैं, सुनना है आपको? सुन लीजिए। Optimist in me would like to believe that the bureaucracy is going to hold it together, but the pessimist in me says this is 6 months and we've got 4 years of this, and I just know I can't live in this country after 4 years. अब मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि वो अच्छी बात भी नहीं होगी। वही अमेरिकी इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, आपस में बात करते हुए कह रहे हैं। ये अगर ट्रंप के साथ हो रहा है तो समझ लीजिएगा भारत अच्छी तरह से जा रहा है। मोदी देश को नंबर 1 की तरफ ले जा रहे हैं। बाकी नंबर गेम छोड़ दीजिए, नंबर गेम की बात नहीं होती है।
बात होती है देश को सशक्त करने की, वैसे तो हम जा ही रहे हैं और ऐसा अभेद्य कवच बनने जा रहा है जिसको अब अमेरिका नहीं भेज सकता। नमस्ते।